ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, रिसोर्सेज चैप्टर कर रहे थे। अब उस रिसोर्सेज के अंदर अपने पहले पढ़ लिया था कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, वो बेसिकली हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अपने को इस चैप्टर के अंदर 3 नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो सबसे पहले अपने देखेंगे एयर के बारे में। ठीक है, देख एयर एक नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? हमको जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करनी पड़ती है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से। और सिर्फ ये ऑक्सीजन ही नहीं, ऐसी एंडलेस चीजें हैं जिसके लिए एयर बहुत ही जरूरी है। पिछली बार आपने पढ़ा था कि एयर, ठीक है, अपनी जो अर्थ है, अर्थ उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट बनी हुई है एयर की, एक ब्लैंकेट बनी हुई एयर की, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब देखो बेसिकली जो एयर है क्या, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस मिलकर एयर बनी है, प्लस वाटर वेपर, प्लस बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, डॉट डॉट एंड ऐसी बहुत सारी चीजों से मिलके बेटा आवाज से वो नेटवर्क इशू तो रहेगा। लेकिन जो अर्थ है, सॉरी, अर्थ के ऊपर जो एयर है जो कि चारों तरफ उसमें फैली हुई है जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट, तो जो एयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है। उसके अंदर बहुत सारी गैसेज जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें मिलके जो है वो अपनी एयर बनाती है। बेटा कट रही है, लेकिन तो भी मुझे पता है कट रही है, बट कंटिन्यू कंटिन्यू थोड़ा बहुत, नहीं तो वीडियो लेक्चर तो मैं इसका डालूंगा ही, डोंट वरी। ठीक है। अब देखो जो मिक्सचर है, जो ये एयर है, ठीक, ये जो एयर है ये बहुत सारी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी गैसेस को मिलकर बनी है। ये सारी गैसेस कहीं ना कहीं जरूरी है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में। ऑक्सीजन अपने लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है। क्यों? अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो प्लांट्स फूड ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से हम भी क्या खाएंगे? प्लांट्स ही जिंदा नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? यस और नो? एयर बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब देखो अपने सबसे पहले ये देखें कि एयर का स्ट्रक्चर जो अपना एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों तरफ, वो किस हिसाब से बटा हुआ। आवाज आ रही मेरी? यस और नो? सुनाई दे रहा है ना? देखो ये अपना ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड है, ठीक है। अभी अगर मैं यहां पर खड़ा रहता हूं तो मेरे को ऑक्सीजन मिल ही रही है, अभी मैं यहां खड़ा ऑक्सीजन मिल रही है। तो ग्राउंड के ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो एयर की बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एयर जो है वो वहां पे खत्म, फिर वैक्यूम चालू हो जाएगा। वैक्यूम मींस आप एयर से बाहर जाते जाओगे ऊपर जाते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर एयर वहां नहीं मिलेगी आपको, वहां पर वैक्यूम आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? तो ये सारी के सारी लेयर्स है, ये सारी के सारी एयर की लेयर्स है। सबसे पहले वाली का नाम है ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहले वाली का नाम है ट्रोपोस्फेयर। सेकंड वाली का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। अब एक बात याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसका नाम है ओजोन, जिसका नाम है ओजोन, ओजोन लेयर।
जिसका फॉर्मूला होता है O3। 3 ऑक्सीजन मिलकर ओजोन बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या नहीं? यस और नो? ये एयर की लेयर्स। मेरी आवाज आ रही क्लियरली? चिपरलिंग तो भी मतलब आ तो रही है ना, जितनी भी आ रही उतनी आ तो रही है ना। ठीक है, अब देखो उसके बाद है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, सबसे बाहर है एग्जोस्फेयर। ठीक है, अपने को इस चैप्टर के अंदर ये वाला पार्ट जो है ओजोन O3 वो अलग से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये जो मैंने बनाया है ये एयर ही है, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट ही है, लेकिन ये ऐसी लेयर्स के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, जो ये एटमॉस्फेयर है, ये जो जितनी भी लेयर्स है ना, ये सारी लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए ही नहीं, सारे लिविंग थिंग्स के लिए। कैसे? तो अपने ये देखेंगे कि देखो ये तो तुमको पता ही है कि एयर की जो ऑक्सीजन है ये सब इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एयर जो एटमॉस्फेयर है वो उसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम करता है। तो उसमें सबसे पहला है रोल इन क्लाइमेट कंट्रोल। देखो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या करता है? क्लाइमेट कंट्रोल करता है। चलो मेरे को ये बताओ, अगर मान लो अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम जिंदा रह पाएंगे? ओके। और अगर अर्थ का टेम्परेचर मान लो -200 डिग्री रहा तो हम जिंदा रह पाएंगे? ठीक, ये है अर्थ। ठीक, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कंट्रोल करके रखता है, मतलब जो लिविंग बींग्स के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए वो एटमॉस्फेयर मेंटेन करता है। देखो सन है, ठीक है, अब सन से रेज निकलती है, उनके पास होती है हीट। क्या होती है? हीट। जब वो एटमॉस्फेयर में जाती है, जैसे वो एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, तो एटमॉस्फेयर पूरी की पूरी हीट को नहीं आने देता अर्थ तक। एक्चुअली एटमॉस्फेयर एक इंसुलेटर है। एटमॉस्फेयर एक इंसुलेटर है, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो पूरी गर्मी को आने नहीं देगा, यहाँ गर्मी को ब्लॉक करेगा। तो बहुत गिनी चुनी अमाउंट की हीट अर्थ पे पहुंचती है। ठीक है, अगर ये सारी हीट इधर आ जाती ना तो अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? इन्होंने क्या किया, हीट को ब्लॉक कर दिया। एटमॉस्फेयर ने क्या किया, हीट को ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से हीट तो पहुंची लेकिन मिनिमम कितनी, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है यस और नो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, अब हीट एटमॉस्फेयर में आ गई, अर्थ तक आ गई। अब मान लो नाइट टाइम है, नाइट है तो सन की रेज आएगी नहीं। अब क्या है, क्योंकि यहां पर हीट आ गई है अर्थ पर, तो ये एटमॉस्फेयर उस हीट को वापस जाने भी नहीं देगा। अगर ये हीट वापस चली गई तो अपना अर्थ का एटमॉस्फेयर -200 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा रात में। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों? ये जो एटमॉस्फेयर है हीट को पहली बात आने नहीं देता, लेकिन पूरे दिन थोड़ी थोड़ी करके जो हीट आ जाती है, रात को उस पूरी हीट को वापस जाने भी नहीं देता, और रात को भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या प्लेस टू प्लेस मेंटेन करके रखता है। ये टेम्परेचर मेंटेनेंस है, इसीलिए लिविंग लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? अरे सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? अब देखो, वो तो कटेगी यार। अब देखो, जो मून है, मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर नहीं, इसलिए दिन के टाइम सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, देखो मून जो है, मून जो है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पर जो दिन के टाइम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रहता है, और रात के टाइम -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर चला जाएगा। तो देखो एयर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
क्लाइमेट कंट्रोल में, मतलब टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ द अर्थ। सेकंड इज मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर। ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो बहुत सारी चीजें करता है। रेन लाता है, मॉनसून आता है। देखो, एयर के अंदर वाटर वेपर होती है, यस और नो? ठीक है। मान लो ये कोई सी एरिया है और ये लैंड है। अगर यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, अगर यहाँ पर हॉट है, गर्मी ज्यादा है, होगा क्या, हवा हल्की होने की वजह से ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर खाली हो जाएगा। सी ठंडी जगह पर है, तो होगा क्या, यहाँ पर हवा नीचे की तरफ रहेगी। ठंडा मतलब ठंडी हवा कहाँ रहती है, नीचे। गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर। तो होगा क्या, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा और ये विंड ब्लो होके लो प्रेशर की तरफ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये सी वाली गर्मी वाली एयर यहाँ पे जा रही है, तो सी के ऊपर वाटर वेपर बहुत होगी इवापोरेशन की वजह से। तो जब ये यहां से यहां जाएगी तो अपने साथ वाटर वेपर लेके जाएगी, और वो यहाँ पर वाटर वेपर क्लाउड बन के यहाँ पर रेन करेगी। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? तो एयर सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए, मतलब ऑक्सीजन वाला ही पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एयर और भी बहुत सारी चीजें करती है। समझ में आया, यस और नो? अब है क्या, जो ओजोन है, ओजोन, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन है। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन है, ये अर्थ है, लेट्स से ये अर्थ है, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर है, एक लेयर है। ठीक है। अब सन, सन से जो रेज आती है वो हीट के साथ साथ वो कैसी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। तो ये जो है ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ये ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल होती है, काफी नुकसानदायक होती है। ठीक है, ये क्या करेगी अल्ट्रावायलेट रेज, जो ये हार्मफुल, मतलब ओजोन जो है ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, होता क्या है, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन पर गिरेगी, ओजोन क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इस अल्ट्रावायलेट फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेगा। सोखता है, पानी सोखता है, सोफा, वो स्पॉन्ज, सिमिलरली सोख लेगा और टूट जाएगा। O2 प्लस O, ये तीन ऑक्सीजन है, ये टूट के दो टुकड़ा, ऑक्सीजन में दो एटम ऑक्सीजन के और एक सिंगल एटम, ये तीन ऑक्सीजन एटम का एक सिंगल ओजोन बनता है। ये अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आते ही स्प्लिट हो जाएगा, एक डायटोमिक ऑक्सीजन बन जाएगी और एक एटॉमिक ऑक्सीजन बचेगा, प्लस हीट रिलीज होगी। तो होगा क्या, मेरे अर्थ पर हीट होगी, उससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना अल्ट्रावायलेट रेज से। लेकिन अच्छा हुआ कि जो मेरी ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके, हाँ भले ही एब्जॉर्ब करके इन दो टुकड़ों में बट गई, फिर से क्या होगा, ये जो O2 है O के साथ मिलके फिर से ओजोन बना लेगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो जो मेरी अल्ट्रावायलेट रेज थी वो इस ओजोन ने एब्जॉर्ब कर ली। पता चला मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस है एयर के एटमॉस्फेयर के। लेकिन होता क्या है, स्लोली 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 स्लोली, ये मान लो एयर है, होता क्या है, अगर मैं इस एयर के अंदर क्या ऐड कर दूं, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट मींस अनवांटेड थिंग। ये मान लो मेरी एयर है, इसके अंदर मैंने एक ऐसी चीज डाल दी जो कि एयर के अंदर नहीं होना चाहिए, या फिर मैंने क्या बिगाड़ दिया एयर का, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मीन्स
जैसे कि एयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हुआ क्या, अपनी एक्टिविटीज ऐसी रही कि ऑक्सीजन कम होने लगी है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने लगी है। समझ में आ रहा है यस और नो मैं क्या कहना चाहता हूं? इस प्रोसेस को कहते हैं पॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन? What is air pollution? Air pollution is a process in which pollutants or unwanted things are added into air or the composition of air is disturbed. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? ये एयर पोल्यूशन। अब देखो एयर पोल्यूशन क्यों होता है? एयर पोल्यूशन होता है नेचुरली भी, थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन होता है, मान लो फॉरेस्ट फायर हो गई, कुछ ऐसा हो गया, लेकिन ज्यादातर एयर पोल्यूशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से? गाड़ियां चलती है, उसका स्मोक, इंडस्ट्रीज की हार्मफुल गैसेस, हम ह्यूमंस जो कई बार जब हम कोई घास चारा ये सब जलाते हैं, कोई भी चीज जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, तो उसका धुआं इसके अंदर जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें एयर पोल्यूशन करती है। अब होता क्या है, एयर पोल्यूशन की वजह से एयर की क्वालिटी होगी डाउन, प्लस और क्या क्या नुकसान होंगे? देखो एयर पोल्यूशन करोगे तो नुकसान क्या क्या होंगे? एयर पोल्यूशन करोगे तो हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो जाएगी। अब अगर इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, अगर वो तुम ज्यादा लोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर वीकनेस रहेगी, प्लस अगर ज्यादा अमाउंट हो गई तो तुम्हारी डेथ भी हो जाएगी। ठीक है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ऐसी गैसेस जब रेन के अंदर पानी से मिलेगी तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी और एसिड रेन बन के अपने जमीन पर गिरेगी, जिस वजह से जमीन एसिडिक हो जाएगी। प्लस अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? ये गैसेस हीट को ट्रैप करती है। देखो यहां पर कंसेप्ट वाली चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है कि अपने इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? ये हीट ट्रैप करती है, रोक के रखती है, मेरे लिए हीट जरूरी है। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा हीट हो जाएगी इन्वायरमेंट में, जरूरत से ज्यादा हीट होगी तो हमको नुकसान होगा। क्यों? इस वजह से हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इस वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे और बहुत सारे इश्यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अब सबके सब एक बार जल्दी से अपना फ्रंट कैमरा चालू करो। हरी अप हरी अप। जतिन चौधरी, ध्वनि पटेल, धनवी रामगौर, सबके सब अपनी फोटोज और आधार कार्ड की फोटोज भेज देना मेरे को, ठीक है ना? पता ना तुमको? अरे हाँ हाँ वो भेज देना, ओके ओके। अब हम एक दूसरे नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। चलो इससे पहले नेचुरल रिसोर्स बात, अभी भी ये ओजोन का बाकी है। देखो ये ओजोन लेयर है, ये अपनी अर्थ है, और यहां से सन की अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। अगर ये ओजोन खत्म हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे तक आ जाएगी। नीचे हम ह्यूमंस हैं और इन हमारी स्किन के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज गिरेगी तो मेरी स्किन के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरी आईज में इचीनेस रहेगा, मुझे आईज रिलेटेड बीमारियां होगी, प्लस बहुत सारी डिसेबिलिटीज आ जाएगी। ये ओजोन खराब क्यों होती है? खराब मीन्स डिप्लीट, पतली क्यों होती जा रही है? दिन ब दिन ऐसी पतली क्यों होती जा रही है? क्यों? ह्यूमन एक्टिविटीज में से कुछ एक गैसेज इसको ओजोन को तोड़ देती है, खासकर कौन सी? CFCs, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। ठीक है,
ज्यादातर ये जो गैसेज है कहाँ मिलती है, फ्रिज में हो गई, एसी में हो गई, जो अपने परफ्यूम एंड डीओ यूज करते हैं उनके अंदर ये गैसेज होती है। ये गैसेज जब इन्वायरमेंट में मिलती है तो जाके ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन को तोड़ देगी और ओजोन के अंदर छेद कर देगी और उसको पतला कर देगी। समझ में आया? यस और नो? तो हमको जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है एयर मतलब एटमॉस्फेयर, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अब सेकंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर। सेकंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर। वाटर, ठीक है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ड्रिंकिंग, अगर हम वाटर ड्रिंक नहीं करेंगे तो हम नहीं रह सकते। प्लस बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे कि देखो वाटर हमको कहाँ कहाँ किस किस चीज के लिए जरूरी है, ड्रिंकिंग के लिए जरूरी है, प्लस एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, इंडस्ट्रीज में चाहिए। एक मैं तुमको बात बताता हूँ, जो रिसोर्स हम ह्यूमन जिस जिस चीज के लिए यूज करते हैं ना, एक्चुअली इसमें आता बढ़िया रिसोर्स है और जाके खराब होके जाएगा। याद रखना, कोई भी नेचुरल रिसोर्स आया, ह्यूमन ने उसको यूज करा और वो निकलेगा तो कैसा हो चुका होगा, पॉल्यूट। ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। अब देखो, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी है। और हमको वाटर मिलता कहाँ कहाँ से? रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स। अब देखो, अगर हम वाटर इस रिसोर्स की बात करें तो अर्थ पर 75% भले ही वाटर है, लेकिन वो वाटर पूरा काम का है नहीं। अगर मान लो ये पूरा 100% वाटर है तो उसमें से 99% पानी तो यहीं पे, बाकी ग्राउंड वाटर, लेक्स एंड रिवर्स। अब लेक्स एंड रिवर 24 घंटा मेरे पास रहती नहीं है। अभी रिवर है श्यामला जी में, वो मेरे काम की नहीं है। अगर मैं इन रिसोर्सेज के पास में हूं तो ही मेरे काम लगेगी। याद रखना। प्लस रेन, उसका कोई भरोसा नहीं है। एक वाटर का रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और वो है ग्राउंड वाटर। ये ऐसा रिसोर्स है जो मेरे पास 24 आवर अवेलेबल रहता है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस और नो? ठीक है, तो वाटर एक तो हर चीज में अवेलेबल है। वाटर तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइस के फॉर्म में, माउंटेन्स में, लिक्विड के फॉर्म में, तो हर एक रिसोर्स में ज्यादातर लिक्विड के फॉर्म में, गैस वेपर के फॉर्म में। लेकिन ये जितने भी वाटर के रिसोर्स है ना, लेकिन ह्यूमंस के पास अवेलेबल जो पोर्टेबल वाटर है, मतलब पीने लायक पानी है जिसको वो यूज कर सकता है, वो बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है। वेरी वेरी लेस। यूं कहते हैं कि अगर एक गिलास पानी की भरी हुई उसको गिरा दो, उसका पानी गिरा दो, ऐसे पूरे झटके से साफ कर दो, हाँ, फिर उसके बाद कोई अगर एक दो बूंद उसमें चिपकावा रह जाए, उतना ही परसेंटेज ऑफ वाटर ह्यूमंस के पास अवेलेबल रहता है यूज के लिए। समझ में आया कि नहीं मैं कहना क्या चाहता हूँ? अपने पास पानी बहुत है लेकिन यूज करने लायक बहुत कम पानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? अब ये वाटर है, अब इसमें क्या करना है, हमको ये सारे रिसोर्स, जो ये सारे रिसोर्स है, इन सबको अच्छे से रखना है, पॉल्यूट नहीं होने देना है। मेरे घर के पास है तो खराब नहीं होने देना है। लेकिन अब देखो, मैं तुम्हें इसमें स्पेशली सबसे पहले बताऊंगा ग्राउंड वाटर के बारे में। ठीक है, ये अपना ग्राउंड है और नीचे जो वाटर अवेलेबल है दैट इज ग्राउंड वाटर। आप इसको बोर, जिसको हम कहते हैं ट्यूबवेल या फिर कुआं, नॉर्मल वेल, इन दोनों से आप जब भी चाहो निकाल सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हर वक्त रहेगा, इसका लेवल कम होता जाएगा। जितना पानी यूज करोगे उतना इसका लेवल कम होता जाएगा। अगर देखो कोई नदी है तो तुम उसका पानी यूज कर सकते हो, लेकिन नदी में पॉल्यूशन होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज उसको खराब करती है। रेन, रेन पानी तो बढ़िया देती है लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस के साथ वो रिएक्ट करके एसिड रेन बना देती है। तो अगर यूं देखें तो जो भी पानी है उसमें ग्राउंड वाटर आपको प्योर मिलने के चांस सबसे ज्यादा है।
प्लस यही ऐसा पानी है जो आपके पास 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? बाकी रिसोर्सेज का तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन ये वाला जो ग्राउंड वाटर है वो हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कैसी भी कंडीशन आ जाए हम ज्यादातर पानी ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। अभी मेरे को जितना भी लगता है, हम जितने भी चाहे घर में हो या मोड़ासा में बैठे हो या गांव में बैठे हो, उन सबके घर में पानी तो यहीं से आ रहा है ना। है किसी घर के बाजू में नदी बह रही है, कोई गंगा यमुना, ये ऐसा कोई भी है? नहीं है। माजूम माजूम जो भी है उसमें पानी गंदा है। तो ह्यूमंस ने क्या किया, अब देखो, इससे पहले कि मैं गंदा करने की बात करूं, हमारा सबसे मेन काम क्या है? पानी को कंजर्व करना, हमें पानी बचाना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बारिश होती है ना, तो इससे बढ़िया कि पानी नदी में और इस सब में बह के जाए। क्यों? नदी का पानी या तो समुद्र में चला जाएगा, समुद्र में जाने के बाद खट्टा हो जाएगा, मेरे काम का रहेगा नहीं। लेकिन नदी और तालाब में रहेगा तो उसके गंदे होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप ट्राई करो कि आप ग्राउंड वाटर को क्या कर सको, रिचार्ज कर सको। ट्राई करो कि बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा कहां चला जाए? ग्राउंड में। बीच बीच में होल्स करके रखो जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड हो, उसमें चला जाएगा। ठीक है। प्लस ऐसा सिस्टम बना के रखो जिसमें पानी डाइवर्ट होके तालाबों में चला जाए, और वहां तालाबों में होल्स किए हुए जिससे पानी जमीन में चला जाए। नहीं तो दूसरा तरीका क्या पानी बचाने का? वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश का पानी आप बचा लो। मतलब कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो आप? दो तीन तरीके हैं, उसमें दो तरीके सबसे प्रोमिनेंट है। आपका जो घर है उसके नीचे एक टैंक बना के रखो, बारिश हुई वो पानी उस टैंक के अंदर स्टोर करके रखो और उसी को ड्रिंकिंग के लिए यूज करो। ठीक है। ये ज्यादातर प्रैक्टिस की जाती है राजस्थान में। लेकिन अगर किसी जगह पर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो आप क्या कर सकते हो? आपका जो कोई भी ड्रेनेज सिस्टम, नदी नाले जो भी है, या फिर आपके घर से जो भी छत से पानी जा रहा है, आप उसको ट्राई करो कि वो नदी या नाला किस में चला जाए? वेल में चला जाए, कुएं में। अगर वो पानी कुएं में जाएगा तो पूरा का पूरा पानी ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब बात आई वाटर पॉल्यूशन की। ठीक है। अब बात है वाटर पॉल्यूशन की। तो देखो, वाटर है, बहुत सारे रिसोर्सेज में अवेलेबल है, लेकिन ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज है उसके अंदर अनवांटेड थिंग्स ऐड कर देती है। मतलब जो पानी के अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे कि डीडीटी। खेती करेंगे तो पानी के अंदर फर्टिलाइजर्स यूज होगा। इंडस्ट्रीज के अंदर से इंडस्ट्रियल वेस्ट आएगा। प्लस बहुत सारी मशीनों में क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए पानी चाहिए। वो मशीनें पानी लेती है ठंडा, लेकिन उस मशीन में से निकलने के बाद पानी हो जाता है गर्म। ठीक है। वो गर्म पानी क्या करती है? सीधा नदी नालों में डाल देते हैं। हॉट वाटर, याद रखना, गर्म पानी बहुत नुकसानदायक है एक्वेटिक लाइफ के लिए। अब देखो होता क्या है, हम खेती करते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, एंडलेस केमिकल्स यूज करते हैं। बारिश होने के बाद वो सारे केमिकल्स मिट्टी में से लोग मतलब पानी के साथ आके रिजर्वायर में या फिर उसमें ऐड हो जाएंगे नदी नालों में। इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट डालती है, ये डीडीटी। इसका एक बात याद रखना, डीडीटी का फुल फॉर्म याद कर रखना बहुत जरूरी है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथीन। डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथीन। ये फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर, और ये खेती में यूज होता है ये केमिकल। ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज वाटर को क्या कर देती है? पोल्यूट। मतलब जो चीज पानी के अंदर नहीं होनी चाहिए वो भी आ जाएगी तो बहुत नुकसान होगा। अभी वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करेंगे तो मेरी बॉडी को नुकसान होगा। दो इफेक्ट वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत बड़े हैं। याद रखना, ये तुमको याद करके रखना पड़ेगा। सबसे पहला है यूट्रोफिकेशन, और दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन। दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन। वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसका नुकसान तो है ही, एनिमल्स भी पिएंगे, बर्ड्स भी पिएंगे, वो मैं भी यूज कर रहा हूँ, मेरी खेती में भी जा रहा है, इंडस्ट्रीज में भी जा रहा है। मतलब देखो एक बात याद रखना, ये पानी फिर से इधर ही जाना है। याद रखना, यही पानी फिर से इधर जाना है, जहां से आ रहा है वापस वही पानी जाएगा, ये वाला।
तो जितना गंदा करोगे उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होगा। अब पानी के पॉल्यूशन की वजह से ये दो चीज सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाती है वो है यूट्रोफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? मेरी आवाज आ रही कि नहीं? यस और नो? केमिकल्स पानी में मिल गए, एक छोटी मछली ने उस केमिकल को खाया, वो केमिकल इसकी बॉडी में रह गया। याद है ना, ये केमिकल डिकम्पोज नहीं कर पाते, इनके स्टमक है, इनके स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब उस मछली को एक बड़ी मछली ने खाया, उसके अंदर उसने ऐसी 3-4 मछलियों को खा लिया, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा वो केमिकल स्टोर होगा। और अब इस बड़ी मछली को ह्यूमन ने खा लिया, तो सबसे ज्यादा केमिकल किसके अंदर आया? ह्यूमंस के अंदर। जब भी केमिकल्स एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा ह्यूमंस के अंदर बढ़ जाते हैं तो फिर होती है डिजीज। और डिजीज सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं, इन एनिमल्स को भी होती है जो इस पानी को पिएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज और वाटर पॉल्यूशन की वजह से होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? जो नेक्स्ट बंदा है, कोई भी एक्वेटिक एनिमल खाएगा या फिर वो पानी पिएगा तो केमिकल उसके अंदर आ जाएगा। अब उसमें से वो केमिकल जिस नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, और ऐसे करते करते लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? दूसरा है यूट्रोफिकेशन। ये मान लो तालाब है, मेरे तालाब में बहुत ज्यादा क्या आ रहा है? फर्टिलाइजर्स का कचरा आ रहा है खेतों में से। ठीक है? कौन सी? फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन वेस्ट। मतलब नाइट्रोजन, ये चीज जब ज्यादा आएगी तो ये तो फर्टिलाइजर तो कहीं ना कहीं मिनरल्स का काम करेंगे। फर्टिलाइजर क्या? मैन्योर। मैन्योर, ठीक है? तो ये फर्टिलाइजर जब तालाब में जाएंगे तो तालाब में जब ये मिनरल्स बढ़ेंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गे बहुत बढ़ जाएंगी। कौन सी? ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको लील कहते हैं। अब ये क्या है? देखो, सन है, सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगी, क्यों? ये बीच में ये आ गया। अब देखो, पॉन्ड के अंदर भी तो प्लांट्स होते ही हैं, ठीक है? इस वजह से क्या होगा? इन प्लांट्स को धूप नहीं मिलेगी, ये मर जाएंगे। सेकंड चीज क्या होगा? जब ब्लू ग्रीन एल्गे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ब्लू ग्रीन एल्गे पानी की ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो मछलियां भी मर जाएगी, और इस वजह से पूरे तालाब के नीचे की एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? इसलिए हमको वाटर को पोल्यूशन भी नहीं ही करना है। वैसे इम्पॉसिबल है कि हम पॉल्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेवल ऑफ पोल्यूशन हमें कम करना पड़ेगा। समझ में आया? यस और नो?